तो आज क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। M, S and J were partners of the firm. They decided to dissolve the firm on 31st March 2020. Their balance sheet as on that date was as under. तो बैलेंस शीट में देखो असेट साइड में कैश एट बैंक है 9600, तो बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सन्ड्री एसेट 51,000, डेटर 72,600, आरडीडी है 3,600, स्टॉक 23,400, फर्नीचर 3,000। ठीक है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर और लोन ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बाकी सब कैपिटल में दिया 82,500, 30,000 और 21,000। M will accept furniture for rupees 2,000 and agreed to accept the debtors of book value of rupees 60,000 at an agreed value of rupees 51,000। तो M यहाँ पर फर्नीचर लेकर के जा रहा है और डेटर्स लेकर के जा रहा है। ओके। S will accept stock at an agreed value of rupees 20,000 and sundry asset of book value of 24,000 at 23,500। J will accept remaining sundry asset for rupees 25,000. He will further accept the liability of loan along with due interest at the rate 12% per annum. Interest for 3 months of his loan was outstanding and was not recorded in books. Expenses of dissolution were 1,000 and outstanding expenses of rupees 1,200 were to be paid from the firm. The remaining debtors were realized rupees 700। तो ये क्वेश्चन है। Let's check out the adjustment first. Adjustment number 1. M will accept furniture of rupees 2,000 and agreed to accept a debtor of the book value 60,000। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डेटर की। डेटर, ठीक है। डेटर का वैल्यू कितना है 60,000 एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 51,000। तो इसको 51,000 में लेकर के जा रहा है M, बराबर। एक्चुअली जो डेटर है वो टोटल है 72,600, बराबर। और उसमें से एक पार्ट M लेकर के जा रहा है जिसका वैल्यू कितना है 60,000। ऐसे ही दूसरे पार्ट का वेट करेंगे हम, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है लेटर वी विल कम टू नो। तो फिलहाल हमको जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिली कि 72,600 का क्या है डेटर है, उसमें से जो 60,000 का डेटर था वो M कितने में लेकर के जा रहा है 51,000 में लेकर जा रहा है। ठीक है। Okay. After that, S will accept stock at an agreed value of rupees 20,000 and sundry asset of book value of 24,000। अभी देखो स्टॉक के बारे में बात की गई है, तो स्टॉक कितना है 23,400 है ना, और कितने में लेकर के जा रहे हैं 20,000 में, तो कुछ नया नहीं है। सन्ड्री असेट जो बुक वैल्यू था 24,000 का, तो सन्ड्री असेट की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। सन्ड्री असेट, ठीक है। तो सन्ड्री असेट है कितना 51,000।
इसका भी दो पार्ट कर देते हैं। तो 51,000 में से जो 24,000 का एसेट था वो 23,500 में लेकर के गया। कौन लेकर के गया? एस। बराबर, ये बुक वैल्यू है। तो ये स्टेटस किसका है? सन्ड्री एसेट का। नाउ जे विल एक्सेप्ट रिमेनिंग सन्ड्री एसेट। अब रिमेनिंग सन्ड्री एसेट देखो 51,000, उसमें से आप 24,000 माइनस कर दो। हाउ मच यू विल गेट? 27,000। यस। ठीक है। तो जो रिमेनिंग की बात यहां पर किया ना, जे विल एक्सेप्ट रिमेनिंग, ये जो रिमेनिंग बोला है तो रिमेनिंग क्या है? 27,000। एसेट फॉर 25,000, तो वो कितने में लेकर के जा रहा है? 25,000 में। कौन लेकर के जा रहा है? जे। बराबर है। He will further accept the liability of loan along with due interest at 12% per annum. अब liability of loan देखो कितना है? 4,500। बराबर। तो बोल रहा है 4,500 तो मैं पे कर दूंगा। कौन पे कर रहा है? जे इज रेडी टू पे 4,500। और बोल रहा है कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, ठीक है ना, वो भी वो 12% पे करने के लिए तैयार है। इंटरेस्ट फॉर 3 months ऑन हिज लोन वॉज आउटस्टैंडिंग एंड वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो उसके ऊपर 3 months का हम निकालेंगे इंटू 12/100 इंटू 3/12। बराबर। तो इसका क्या आंसर मिल रहा है? 4,500 इंटू 12/10 इंटू 3/12। तो 12 कैंसल, बचेगा 3/10, है ना। तो 450 इंटू 3 करो। 1350। यस, 1350 इज द आंसर। ठीक है। सो हियर वी विल राइट 1350। ये 1350 क्या है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 4,500 वो तो पे करना ही करना है, प्लस 1350 भी वो पे करेगा। ठीक है। आगे क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वेयर 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 1,200 वेयर टू बी पेड फ्रॉम द फर्म। तो ये एक्सपेंसेस है, नॉर्मल है। द रिमेनिंग डेटर्स वेयर रियलाइज्ड एट 7,000। तो जो रिमेनिंग डेटर है उसका कितना मिला हमको? 7,000 मिला। बहुत कम मिला। तो डेटर था कितना? 12,600 का। और यहाँ पर हमको कैश रियलाइज हुआ है, या वी कैन राइट बैंक डायरेक्टली। ओके। तो यहाँ पर एक चेंज है। यहाँ पर 12 अपॉन क्या आएगा? 100 आएगा। और अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर है उसमें भी चेंज आएगा। दैट विल बी
135. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। पहले क्या करेंगे, सारे एसेट ट्रांसफर कर देते हैं, सन्ड्री एसेट्स। तो क्या वैल्यू आएगा, 51,000। देन व्हाट वी हैव, डेटर्स, amount is 72,600. We have stock, 23,400. And then furniture, how much, 3,000. Total 1,50,000. सन्ड्री लाइबिलिटीज में पहला आइटम क्या आ जाएगा, RDD, है ना, 3,600. And then we have creditors and loans. तो creditors है 18,000 and loan we have 4,500. Take the total 26,100. कैश एट बैंक है 9,600, तो डेबिट में लिख देते हैं, कैश एट बैंक 9,600, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़े चेंजेस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इन द बुक्स ऑफ MSJ, here as well MSJ. ठीक है, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, कैपिटल 82,500, तो कैपिटल लिखते हैं 82,500, 30,000, एंड जे का कितना है 21,000, ठीक है। तो सारे असेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गए। एम विल एक्सेप्ट फर्नीचर 2,000, तो यहां पर हम लिखते हैं पहले बाय एम्स कैपिटल अकाउंट, क्या लेकर के जा रहे हैं, फर्नीचर फॉर 2,000, देन डेटर्स, तो डेटर्स कितने में टेक ओवर कर रहे हैं, 51,000, ओके, तो टोटल 53,000। तो ये जो आया है वो एम के अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन में वी विल राइट टू रियलाइजेशन अकाउंट,
एम में डेबिट कर देंगे 53,000। ठीक है, वेरी सिंपल। ये तो सबको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, एस विल एक्सेप्ट स्टॉक एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 20,000। तो एस का लिख देते हैं यहाँ पर बाय एस कैपिटल अकाउंट। पहला आइटम स्टॉक, ठीक है, एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 20,000। तो 20,000 में स्टॉक जा रहा है। सन्ड्री असेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 24,000 है 23,500। तो यहाँ पर लिख देंगे सन्ड्री असेट्स। $23,500, टोटल 43,500। सो रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल में 43,500 रियलाइजेशन अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट में लिख देंगे। नाउ नंबर 3, जे विल एक्सेप्ट रिमेनिंग सन्ड्री असेट फॉर 25,000। तो यहाँ पर लिखते हैं बाय जेस कैपिटल अकाउंट। जेस कैपिटल अकाउंट क्या लेकर के जा रहा है, सन्ड्री एसेट। फॉर 25,000 ही विल फर्दर एक्सेप्ट द लाइबिलिटी। तो एक ही आइटम है 25,000, तो पहले मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसको बाद में करते हैं, पहले इसका जो असेट है, असेट को हम 25,000 यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं, राइट। ओके, नाउ ही विल फर्दर एक्सेप्ट द लाइबिलिटी ऑफ लोन अलॉन्ग विद ड्यू इंटरेस्ट। तो लाइबिलिटी ऑफ लोन वो लेकर के जा रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे टू जेज कैपिटल अकाउंट। लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। लोन हाउ मच, 4,500। इंटरेस्ट ऑन लोन वी कैलकुलेटेड 135। टोटल कम्स टू 4,635। अब ये जो वैल्यू है वो जे के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हियर वी विल राइट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4,635। तो ये जे वाला जो था वो एडजस्टमेंट हमने किया। नाउ एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन हाउ मच, 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,200। तो वो बैंक से पे कर देंगे। वी विल राइट टू बैंक अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस how much, 1,000 and outstanding expenses it comes to 1,200, total 2,200। ठीक है, तो बैंक से पे हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हैं। Here we will write by realization account 2,200।
Yes. What is ahead? The remaining debtors were realized for rupees 7,000. तो उसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट. डेटर्स 7,000. ठीक है, तो बैंक में डेबिट हो जाएगा. टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके. चलो, कोई चीज रह गई क्या? लोन हमने पे किया, क्या हमने क्रेडिटर्स पे किया 18,000 का? दे हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट क्रेडिटर्स, राइट? तो हमको पे तो करना पड़ेगा. तो डू वन थिंग, यहाँ पर सेपरेटली भी लिख सकते हैं या मैं इसमें ऐड भी कर सकता हूँ. तो आई कैन राइट हियर क्रेडिटर्स. हैव दे मेंशन एनीथिंग अबाउट क्रेडिटर्स? लेट अस चेक इट वंस अगेन. I don't think so. So creditors, ठीक है ना? How much was creditors? 18,000. So let us take total. We will take 20,200. ये similar total हम ले लेते हैं. और यहाँ पर चेंज कर देंगे 20,000. So we have completed everything. टोटल देखो, लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है? यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल है 1,74,835. 1,74,835. और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,54,600. दैट मीन्स क्या है? डेबिट साइड इज मोर, दैट मीन्स लॉस, है ना? तो टोटल ले लेते हैं 1,74,835 बोथ द साइड. और यहाँ पर माइनस कर देते हैं. तो क्या आएगा बोलो? सो वी विल राइट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इक्वल है 6,745. 6,745. 6,745. 20,000 to 35. ठीक है. तो ये हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं. 6,745. 6,745. 6,745. और क्या आएगा ब्रैकेट में? लॉस.
अब क्लोज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्लोज कर लेते हैं जे को। जे का टोटल है 31,745 और यहाँ का टोटल है 25। ठीक है, दिस इज मोर 31,745। तो जो जे का बैलेंस आ रहा है 6110। नाउ एस, एस का टोटल है 50,245 माइनस करेंगे 30,000 तो 20,245 राइट। एम का क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है 82,500। अच्छा, उसमें से माइनस कर देंगे 59,745। $22,745 55। ठीक है, राइट है। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट और यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट। तो ये जो वैल्यू है ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर। वी विल राइट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू जे's कैपिटल अकाउंट। और ये जो वैल्यू आया था 22,755 वी विल राइट बाय एम्स कैपिटल अकाउंट। टोटल इसका है 42,955, इसका भी है 42,955। ठीक है, तो टैली हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक डाउट हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पेज नंबर 236 पे जो क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1, बैंक लोन विथ अ चार्ज ऑन स्टॉक कितना है? 1 लाख। ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया 1 लाख रुपए का लोन है और यहाँ पर जो चार्ज और असेट में है वो स्टॉक है। तो स्टॉक देखिए आपके सामने कितने का है? 1,20,000 रुपीज का। इनका बोलने का मकसद ये होता है कि जब भी स्टॉक बिकेगा, स्टॉक से जो भी पैसा आएगा सबसे पहले लोन पे किया जाएगा। ठीक है, तो आप नीचे देख सकते हैं स्टॉक इज रियलाइज्ड एज 1,04,000। तो स्टॉक का रियलाइजेशन नॉर्मल होगा, जैसे हम लोग रियलाइजेशन करते थे ना, तो उसमें क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो स्टॉक 1,04,000 रियलाइज कर रहा है। अब उसमें से 1 लाख रुपीज किसको जाना है? बैंक लोन को। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख। मतलब पैसा आते ही सबसे पहले हम लोग ने बैंक लोन को पे कर दिया। गेटिंग इट? ये जनरल एंट्री है। ऐसा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 249। देखो यहां पर क्या लिखा है? लोन सिक्योर्ड बाय मशीनरी। अब लोन का अमाउंट कितना है? 30,000। ठीक है,
और मशीनरी कितना है 23,000, तो वो 23,000 है, 40,000 उससे मतलब नहीं, बिका कितने में, हमको रियलाइज कितना हुआ, हमको रियलाइज हुआ मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 18,000, ठीक है ना। तो एज यूजुअल इसका रियलाइजेशन होगा, हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो मशीनरी का वैल्यू 18,000 हमको मिल गया है, वो तो एज यूजुअल आएगा। अब ये जो 18,000 रुपए हमको मिले हैं, ये 18,000 सबसे पहले हम लोग क्या पे करेंगे, लोन पे करेंगे, क्या पे करेंगे, लोन। तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 18,000, बराबर है। अब 18,000 पे करने के बाद कितना बचा, बाद में बचा 12,000, तो अब ट्रेड क्रेडिटर और 12,000 का लोन, इन दोनों के बीच में रेशियो होगा, क्या होगा, रेशियो, गेटिंग इट। तो यहां पर जब हमें कम अमाउंट रियलाइज हुआ है, जो भी रियलाइज हुआ, अगर मशीनरी बेच के 2,000 भी रियलाइज होता तो हम पहले किसको दे देते थे, लोन को दे देते थे, क्यों, क्योंकि यहां पर सिक्योर्ड बाय मशीनरी लिखा हुआ है, तो मशीनरी के ऊपर पहला अधिकार किसका है, लोन का है। Let us take question number 2 from the solved example. From the following balance sheet of Messrs. Rane, Kane and Mane as on 31st March 2019. देखो असेट दी आपको फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश, कैपिटल, कैपिटल इस बार असेट साइड है, तो नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट साइड में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। फिर राने काने ठीक है, क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और सन्ड्री क्रेडिटर बराबर है, ये है 80,000 का, और राने का लोन है हमारे पास 20,000 का। Due to inability to pay the creditors, the firm is dissolved. Kane and Mane cannot pay anything. Rane can contribute only 3,000. इसका बोलने का मतलब है कि तीनों इंसॉल्वेंट हो गए, बट राने से 3,000 तो आया, बट काने और माने कुछ दे पाए नहीं है, ठीक है। स्टॉक रियलाइज 30,000, डेटर रियलाइज 32,000 एंड फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 2,000। अब ध्यान दो, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमको मालूम है कि हम जो भी लाइबिलिटीज है उसको पूरा कर पाएंगे नहीं। अब हमारे पास कितनी लाइबिलिटी है, तो देखने जाएंगे तो दो लाइबिलिटी है, एक है सन्ड्री क्रेडिटर और दूसरा है रानेज लोन अकाउंट। मुझे बताओ, क्या रानेज लोन अकाउंट एक्सटर्नल लाइबिलिटी है या इंटरनल लाइबिलिटी है? यस, इट इज इंटरनल लाइबिलिटी। तो आप क्या करेंगे, ऐसा केस जहां पर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो जिसका लोन था ना उसके अकाउंट में डाल दो, क्योंकि हमको मालूम है हम पे कर पाएंगे नहीं। तो राने का लोन, जो राने का कैपिटल है ना, उसमें क्रेडिट कर देंगे, उसमें क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है हम पे नहीं कर पाएंगे। और बाकी जो एक्सटर्नल है सन्ड्री क्रेडिटर, उसका सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, बराबर है। तो चलो देखो यहां पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने फर्नीचर, स्टॉक, डेटर ये लिखा, 94,000 आया। इसके बाद आप देखिए यहां पर आपने बैलेंस लिया, बैलेंस 10,000, 6,000, ठीक है। और राने का लोन जैसे कि मैंने बात किया था 20,000 रुपीज यहां पर क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों यहां पर ट्रांसफर किया गया, क्योंकि हमें पता है हम इसे पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद माने का आपको पता था कि उसका डेबिट बैलेंस है, वो लिख दिया गया। जो लॉस आया 12,000 12,000 12,000 इन्होंने शेयर कर लिया है, बराबर है। और जो भी हमें पेमेंट करना था हमने पेमेंट कर दिया, किसको, क्रेडिटर को। जो पैसा बचा था 63,000, सब कुछ देने के बाद कितना बचा था 63,000, तो ये हमने किसको पे किया, क्रेडिटर्स को पे किया। उतना पे करने के बाद भी क्रेडिटर में क्या आया, डेफिशिएंसी, कितने का, 17,000 का। तो ये अब कहाँ डाल दोगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल दोगे, बराबर है। तो देखिए 17,000 का डेफिशिएंसी अकाउंट में चला गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, सब कुछ क्लोज करना है एट द एंड। बाकी जो भी एडजस्टमेंट है उसको वर्कआउट करके आपको क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। तो आपने ये सब क्लोज किया, तो राने का अकाउंट भी क्या हुआ है, देखो डेबिट हुआ है, तो ये डेफिशिएंसी में क्रेडिट हो जाएगा। और काने और माने 6,000, 32,000 ये क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो ये लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट आप देख रहे हैं, काने का कैपिटल अकाउंट 6,000, माने का कैपिटल अकाउंट 32,000, और यहाँ पर राने का कैपिटल अकाउंट 21,000 और क्रेडिटर्स 17,000। तो यहाँ पर ये टैली होता है।
Moving towards question number 3. Dinesh, Mangesh, Ramesh are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They decided to dissolve. Dissolve हो रहा है, ठीक है. बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर, गुडविल, बैंक, ये सब है. और यहां पर देखेंगे तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल एक्सटर्नल लायबिलिटी है. एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड ऑन अबाउट डेट and the following is the result of realization. Asset were realized as building 40,000, computer 30,000, debtors 10,000, realization expenses amounted to rupees 2,000. All partners were insolvent. The following amount was recovered from the Dinesh 2,000 and Mangesh 2,000. तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है. तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ बताने जैसा रहेगा. एकदम सिंपल तरीके से, इसमें कोई ट्विस्ट भी नहीं है. आपको सारे अकाउंट क्लोज करने हैं. रह गई बात एक्सटर्नल लायबिलिटी की, तो अगर हमारे पास पूरा पैसा नहीं है तो एक्सटर्नल लायबिलिटी देखो कितना है, 80,000 एंड 40,000, है ना. तो जब आप जो भी बचा हुआ पैसा है उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, 8:4 या 2:1, ऐसा भी आप बोल सकते हो, है ना. तो आप देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसा था कितना, 92,000. अब 92,000 में से सबसे पहले हम लोग ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया कितना, 2,000, ठीक है. तो हमारे पास बचा कितना, 90,000. अब 90,000 पे करना है तो कौन से रेशियो में पे करेंगे, 2:1. तो क्रेडिटर्स को दिया 60,000 और बिल्स पेबल को दिया 30,000. इतना देने के बाद भी क्रेडिटर्स में देखो 20,000 का क्या रह गया, डेफिशिएंसी, ठीक है. और बिल्स पेबल में डेफिशिएंसी रह गया 10,000 का. तो ये 20,000 और 10,000 डेफिशिएंसी अकाउंट में रखेंगे और बाकी सारा अकाउंट क्लोज करेंगे. तो अल्टीमेटली जो पार्टनर्स को नहीं दे पाए वो भी डेफिशिएंसी में आएगा. So I hope now dissolution is very much clear. जितना प्रैक्टिस करेंगे सम उतना ही आसान होते जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर कम से कम आपके 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए. आफ्टर सॉल्विंग 50 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आप इजीली इसको 15 से 20 मिनट्स में ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा सम सॉल्व कर सकते हैं. और जो भी पर्टिकुलर एडजस्टमेंट आप करेंगे आपको मार्क करके रखना है कौन सा एडजस्टमेंट आपको टफ लगा, ताकि एग्जाम के समय आप वो टफ जो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है उसको ध्यान से देख करके जाए, ठीक है. सो डन फॉर द डे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. हमने डिसोल्यूशन चैप्टर फिनिश किया है और इसकी प्रैक्टिस कीजिए. मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. सायोनारा, बाय बाय.